नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। दोस्तों ये लाइन कहते कहते मुझे कम से कम 1.5 महीने के ऊपर हो गया है, 1.5 मंथ से ऊपर हो गया है। इसमें हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 20वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने समान हिंदी तथा सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। और दोस्तों तीनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर बन गई है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री क्लास है, आपसे इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो चीज़ आपको पेड में लोग कराते हैं, चैनल दूसरे यूट्यूबर कराते हैं, वो हम आपको फ्री में ही अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, इस स्लोगन के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों विदुषी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विदुषी। और दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब इसमें कैसे पता चला कि आपको कौन है? और जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें दोस्तों पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह आदि। और जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है वो दोस्तों आपको स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे माता, बहनें, बहन, लड़की आदि। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, माता जी को फल दो, ये किस कारक का प्रयोग है? इसमें किस कारक का प्रयोग है? तो माता जी को फल दो, इसमें कारक है दोस्तों संप्रदान कारक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब दोस्तों इसमें माता जी की बात हुई तो माता जी को फल दो, इस वाक्य में को प्रयोग हुआ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ये संप्रदान कारक का चिन्ह है को। अब संप्रदान का अर्थ होता है दोस्तों देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य या के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनको प्रयुक्त कौन कौन जैसे किए गए? जैसे कर्ता, इसका चिन्ह हो जाएगा ने, अर्थ हो जाएगा काम करने वाला। और कर्म के लिए चिन्ह हो जाएगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो। करण से बात करेंगे, इसका चिन्ह हो जाएगा से, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे। और संप्रदान की बात करेंगे तो को के लिए। अब अगर आप इसमें आ जाए को के लिए तो आप समझ जाइए संप्रदान का, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब इसमें माता जी को फल दो, इसमें दोस्तों जिसके लिए क्रिया की जा रही, माता के लिए किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर संप्रदान होगा। नेक्स्ट अपादान की बात करेंगे, यहाँ पे से अलग होने की बात हो, जिसमें अलगाव की बात हो, वहाँ पे आपका से आ जाए तो वहाँ पे आप अपादान लगा देंगे, मतलब से हो जाएगा आंसर। संबंध की बात करेंगे, जहाँ पे आपका का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आ जाए अन्य पदों से संबंध के लिए, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण की बात करेंगे तो जिसमें में और पर आ जाए वहाँ पर दोस्तों क्रिया के आधार पर तो दोस्तों अधिकरण हो जाए। और संबोधन की बात करें तो जिसमें हे और अरे आ जाए, यानी किसी को पुकारना या फिर बुलाना आदि आ जाए, तो आपको संबोधन कारक लगाना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, चैन की सांस लेना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो चैन की सांस लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों निश्चिंत हो जाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने सुना हो चैन की सांस लेना अर्थ निश्चित होना। मुहावरे बने दोस्तों, दिन भर की दौड़ धूप के बाद अब शाम को चैन की सांस ली है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद अब शाम को चैन की सांस ली है, ये वाक्य बने। वाक्य दोस्तों कई प्रकार के बन सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि यही वाक्य बनेगा। चैन की सांस लेना किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कारण हो सकता है। अन्य विकल्प जैसे कौन कौन से आपके, जैसे अर्थ और मुहावरा, आश्चर्य होना, जैसे उसका मुहावरा हो जाएगा ताज्जुब होना। और अर्थ दूसरा हो जाएगा निश्चय पर अटल हो रहना, यानी मुहावरा बन जाएगा टस से मस्त ना होना। तीसरा हो जाएगा स्नेह दिखाना, यानी गले लगाना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह की बात हुई तो दोस्तों उत्साह जो कि वीर रस का स्थायी भाव है। इससे पहले जो कि मैंने आपकी 19वीं क्लास कराई थी सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी की, उसमें मैंने आपको रस की पूरी बाकायदा टेबल बना दी है। आप उसको अगर आपको देखना हो तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। 19वीं क्लास से पहले जो कि ये 20वीं क्लास से पहले 19वीं क्लास में। अब वीर रस होगा दोस्तों इसमें। अब वीर रस की बात करेंगे दोस्तों, ये 9 रसों में से एक प्रमुख है। 9 रस तो बताए गए एक प्रमुख, इसमें अलावा भी 2 रस और भी हैं। रस का तो रस की बात करें, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगर आपको वीर रस का मतलब वीर रस की परिभाषा याद रखनी, जैसे कि वीर रस की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों,
बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये दोस्तों आपका वीर रस में आ जाएगा, उत्साह के रूप में आ जाएगा। और जहाँ पे जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे दोस्तों वीर रस कहा जाता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, लोकोकृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकोकृति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों लोक में प्रचलित उक्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोक में प्रचलित उक्ति। अब लोकोकृति जन साधारण में प्रचलित उस कथन या उक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग उपालंब्य देने यानी व्यंग्य करने, चुटकी लेने आदि के लिए किया जाता है। और लोकोकृति का वाक्य में जो का त्यो उपयोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, मैं ताजे फल लाई हूँ। मैं ताजे फल लाई हूँ किस विशेषण का उदाहरण है ये? तो मैं ताजे फल लेकर आया, तो ये दोस्तों आपका गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही तो गुणवाचक विशेषण का हो जाएगा, मैं ताजे फल लेकर आई हूँ। अब दोस्तों इसमें ताजे फल की बात तो जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हुए दोस्तों गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और उपयुक्त वाक्य में दोस्तों ताजे शब्द यानी कि फल के गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए ऊपर दिए गए वाक्य में दोस्तों गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी गुणवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्य विकल्प जैसे आपके कौन कौन से इसमें संज्ञावाचक दे सकते हैं आप? संज्ञावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञावाचक की बात करेंगे तो ऐसे शब्द, इसकी परिभाषा रखी तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो दोस्तों संख्यावाचक है, जैसे 2, 3, 4, गुना, प्रत्येक आदि, ये दोस्तों संख्यावाचक में आ जाएगा। परिमाणवाचक की बात करेंगे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की बोध कराते हैं, तो वह दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी के लिए, आप 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इसमें। इसमें 4 किलो, 1 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा बहुत आदि ये सब आ जाए आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण की बात करें, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा या शब्द की विशेषता बताए, वह दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया। नेक्स्ट, विशेषण जैसे विशेषण की बात करें जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। और इसके मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तुलना बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किस छंद में 4 चरण नहीं होते हैं? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, छंद में 4 चरण नहीं होते हैं वो पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कुंडलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुंडलियां में छंद में 4 चरण नहीं होते हैं, क्योंकि दोहा, चौपाई और दोस्तों इसमें हमने नीचे बताया होगा हमने, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों में दोस्तों 4 चरण होते हैं, जबकि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें 6 चरण होते हैं, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहों के बीच एक रोला मिलाकर दोस्तों कुंडलियां बनते हैं, याद रखिए, दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलियां बनती हैं। उदाहरण इसका हो जाए जैसे कि कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहे आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को छारी बिछावे, कहे गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। ये दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा आपका कुंडलियाँ का। और अब दोहा की बात कर लेंगे। दोहा की बात करें, दोहा दोस्तों, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में, याद रखिएगा ये आपके पेट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कि दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे व चौथे चरण के दोस्तों अंत में एक लघु आवश्यक होना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चौपाई की बात करें दोस्तों, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। इसमें दोस्तों यानी कि 13-13, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 होती दोहा में, और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों इसमें जगत अथवा तगण नहीं होना चाहिए, अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु लघु भी नहीं होने चाहिए। उदाहरण के जैसे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राण बिनु वास असेका। ये दोस्तों चौपाई का उदाहरण हो जाएगा। सोठा की बात करेंगे, सोठा
मात्रिक छंद है दोस्तों। और ये दोहा का ठीक उल्टा होता है, ये दोहा का ठीक उल्टा। इसमें दोस्तों पहले और तीसरे में हो जाएगा 11 11, और दोस्तों दूसरे और चौथे में हो जाएगा 13 13 मात्रा में। यानी दोहा में दोस्तों 13, पहले और तीसरे में 13 13, और दूसरे और चौथे में 11 11 होती हैं। और इसकी बात करेंगे सोठा की बात करेंगे, सोठा इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। और पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13 होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, ननद का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ननद का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों नंदोई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ननद का नंदोई होता है। अब दोस्तों ननद यानी आप जानते होंगे ननद नंदोई, जैसे कि बहन हो गया, मतलब जैसे भाभी अपनी क्या कहते हैं कि जैसे हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की बहन, सिस्टर, सॉरी, हस्बैंड की सिस्टर जैसे नहीं ननद बोलते हैं, नंदोई उनको बोलते हैं उनके पति को। तो ननद का पुल्लिंग शब्द नंदोई होता है। ननद दोस्तों पति की बहन को कहते हैं, याद रखिएगा, ननद पति की बहन को कहते हैं, और ननद का पति बहनोई कहलाता है। और संज्ञा के जिस रूप से दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे दोस्तों लिंग कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बता दिया, कहते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, क्रिया के होने की निरंतरता का बोध किस काल में होता है? अब दोनों क्रिया के होने की निरंतरता यानी निरंतर हो रहा हो काम, तो वह दोस्तों आपका वर्तमान काल में कहलाता है। अब जैसे भूतकाल यानी कि हो चुका होता या होने वाला होता तो भविष्य काल होता आपका, लेकिन इसमें आपका वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल की बात हुई दोस्तों, इसमें क्रियाओं के होने की निरंतरता का बोध वर्तमान काल में, और क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में मौजूद कोई स्थिति या किसी घटना के होने का संकेत मिलता है उसे दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें दोस्तों ता ते ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वह आपका वर्तमान काल कहते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया वही आपका हो जाएगा। अब जो निरंतर चल रहा है ये आपका वर्तमान काल में हो जाएगा। और भूतकाल की जो हो चुका होगा, चुका चुकी की बात है वो आपका भूतकाल में, और जो होगा होने वाला होगा वह आपका भविष्य में आएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम रूप पहचानिए। तो आपको तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम रूप कौन सा होगा, सॉरी इसमें। तो तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए अन्न हो जाएगा। इसमें तत्सम हो जाएगा अन्न। अब अन्न जो कि तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है दोस्तों अनाज। और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों ये तत् प्लस सम से मिलकर बना है। और तत् का अर्थ होता है दोस्तों उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो का त्यों, यानी उसके समान। अब ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए वो दोस्तों आपके तत्सम कहलाते हैं। अब अन्य विकल्प जैसे कि हैं इसमें तद्भव, जैसे कि ओखली, इसका तत्सम हो जाएगा उलूखल, उलूखल। तथा ईंट का दोस्तों विलोम सब हो जाए तत्सम हो जाएगा दोस्तों इष्टिका। और आगे का तत्सम हो जाएगा अग्र। ये आपका तद्भव है, तीनों ये आपके तद्भव हैं, लिखा है मैंने, और ये आपके तत्सम है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, काठ 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 काट शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। तो काठ काट, इसमें शब्द युग्म में सही भेद हो जाएगा आपका लकड़ी और काटना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कठोर काटना नहीं हो जाएगा, रोग काटना भी नहीं, लकड़ी खजाना भी नहीं होगा, लकड़ी यानी काटना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लकड़ी काटना की बात हुई दोस्तों, तो ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, यानी जैसे लकड़ी काटना एक से लगते हैं वह, परंतु अर्थ की दृष्टि से अब भिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, वह दोस्तों आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, वह बोल चाल में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे ले लीजिए आपके घन और बादल हो जाएगा, धन और संपत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अटल का विलोम शब्द क्या होगा? अटल की बात हुई तो अटल दोस्तों यानी कि किसी बात पे मतलब निर्णय बिल्कुल अटल है, निर्णय लिया निश्चित है कि अटल रहेंगे इस बात पे हम। और ढुलमुल यानी कि बात को घुमाना, मतलब कोई पक्का नहीं, उसको दोस्तों अटल का हो जाएगा ढुलमुल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अटल का ढुलमुल हो जाएगा, याद रखिएगा।
अटल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हटे नहीं, और ढुलमुल अर्थात जो स्थिर या निश्चित हो। नेक्स्ट अन्य विकल्प जैसे आपके टेढ़ा का विलोम शब्द होगा सीधा, गहरा का छिछला, उथला का दोस्तों गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, तीनों प्रकार के ताप या कष्ट वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अब आपको एक शब्द बताना है कि तीनों प्रकार के ताप या कष्ट वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों त्रिताप। त्रिताप ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तीनों प्रकार के ताप या कष्ट को त्रिताप कहते हैं। अब त्रिताप यानी अर्थात तीन प्रकार के कष्ट, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक, दैविक और दैहिक तीन प्रकार के होते हैं। अन्य विकल्प जैसे आपके कौन कौन से हैं। अन्य विकल्प जैसे त्रिरत्न, इसका वाक्यांश बन जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म के तीन अंग यानी बुद्ध, संघ और धम्म। देखिए मैंने आपको एक ही में तीनों चीज बता दी, आपके एग्जाम में एक नंबर इससे भी पक्का कर लीजिए आप कि बौद्ध धर्म के तीन अंग बुद्ध, संघ और धर्म, ये आपके पर्यायवाची में भी आपके आ सकते हैं। त्रिलोक की बात करेंगे, तीन लोक यानी आकाश, पाताल और पृथ्वी, तथा त्रिवेणी की बात करूंगा दोस्तों यानी तीन नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये आपका त्रिवेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, मोहन अग्रिम मंगलवार को आएगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो मोहन अग्रिम मंगलवार को आएगा, इसमें दोस्तों विशेषण संबंधित अशुद्धि है। ऑप्शन सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, और मतलब वैसे सही है, इसमें गलत उत्तर हो जाएगा। अब इस वाक्य में दोस्तों अग्रिम के स्थान पर आगामी होगा, ना कि अग्रिम होगा। यहाँ पर आपका आगामी होगा, और मोहन आगामी मंगलवार को आएगा, ये वाक्य शुद्ध बनेगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। अब प्रेमचंद की बात हुई तो आपको दोस्तों सभी याद रखने की कौन कौन सी कविताएं हैं, मतलब किसकी किसकी उपन्यास हैं, कहानियां हैं। तो प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो वह है आपकी 11 वर्ष का समय, ऑप्शन डी, जो कि प्रेमचंद की नहीं है। बाकी ये है बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ये तीनों ही है। 11 वर्ष का समय ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 11 वर्ष का समय जो कि कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये दोस्तों हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक है और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। अब प्रेमचंद के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी जो तो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे थे। अब आप देख सकते हैं प्रश्न में, आप परीक्षाओं में आपके डायरेक्ट पूछ लेते, सेवाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1,500 उपन्यास, क्योंकि आपकी देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब और हैं जैसे कि कफन, पूस की रात, पंच, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी जो अभी पूछा था, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी आदि 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी। नेक्स्ट आपके ये मैंने कह रहा यूपी लेखपाल में ही आपका एसएससी जीडी हो गया, मतलब जितने में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, जितने भी प्रश्नों में एग्जाम में यूपी की कोई भी वैकेंसी हो या किसी भी अन्य वैकेंसी में, इनमें सब में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे आपका आईएएस हो जाए, पीसीएस, किसी में भी पेपर में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 16वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द उचित समानार्थी शब्द युग्म है। तो शब्द उचित समानार्थी यानी समान हो, जिसका मतलब बात हुई ऐसे कि समान, जिसके समानार्थी की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका जल और अम्ब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल और अम्ब समानार्थी हो जाएगा शब्द आपके। अब इसके अन्य जैसे समानार्थी शब्द कौन हो जाएंगे, जैसे कि पानी, नीर, सलिल, अम्बु, उदक, तोय, जीवन, वारी, पय और अमृत और मेघपुष्प, ये इसके अन्य हो जाएंगे। और समान अर्थ बताने वाले शब्दों को दोस्तों समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बस मैंने समान की बात मैंने वैसे बता दिया। अब इसमें जैसे प्रस्तर और कुनबा लिखा है, जैसे कि प्रस्तर यानी कि जैसे पाहन, पसाड़, पत्थर, और कुनबा हो जाए कुटुंब, खंडन और घराना। फल फूल की बात करेंगे पुष्प, कुसुम, मंजरी, और इला की बात करेंगे धरा, धरती और भू। अब भू की बात करेंगे दोस्तों धरा, धरणी और अवनी, तथा सुता की बात करेंगे बेटी, तनया और दुहिता। नेक्स्ट
17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है दोस्तों, वह हो जाएगा आपका प्रतिद्वंद। ऑप्शन सी इसका विशेषण शब्द नहीं है। बाकी तीनों आपके विशेषण शब्द हिंसक, मौलिक या फिर सुरमई, ये तीनों ही हैं। प्रतिद्वंद की बात करें दोस्तों, जिसमें होता है आपका बराबर शक्तियों का पारस्परिक विरोध, वह आपका प्रतिद्वंद कहलाता है। और प्रतिद्वंदी कौन कहलाता है? जो विपक्षी या फिर प्रतिपक्षी, ये आपका प्रतिद्वंदी कहलाता है। अन्य विकल्प जैसे कि हिंसक, इसका संज्ञा हो जाएगा दोस्तों हिंसा। मौलिक का हो जाता है मूल। सुरमई का होता है संज्ञा सुरमा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, अवधि का मतलब क्या होता है? अब अवधि की बात हुई दोस्तों, तो अवधि आपका हो जाएगा समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कहते नहीं किसी निश्चित काल की अवधि के लिए कराया गया काम है, किसी निश्चित समय के लिए, और किसी दोनों बन जाता है आपका। अब इसमें बात करेंगे अवधि की, तो अवधि आपका जैसे कि मतलब समय होता है। उदाहरण, राम के वनवास की अवधि समाप्त हो गई है। और समय का अर्थ जानते ही होंगे आप लोग की, जो एक बार चला जाए वह दोबारा नहीं आता है, और एक बार गुजरते हुए अतीत को किसी भी माध्यम से वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके आप कभी कोई भी उदाहरण बना सकते हैं अपने विचारों में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? तो सुमित्रानंदन पंत की है दोस्तों आपकी गुंजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंदन की दोस्तों गुंजन है। सुमित्रानंदन जी जो कि हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। और सुमित्रानंद पंत जी को तो हिंदी साहित्य का वर्डस्वर्थ भी कहा गया है। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं कि अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी की है। पंचवटी जो कि मैथिली शरण गुप्त की है। और नीरजा जो कि महादेवी वर्मा जी की है। रचनाकार और रचना जैसे महत्वपूर्ण हैं जिनकी जिनकी कहानियाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जैसे कि परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, राम की शक्ति मतलब राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बेला, आराधना आदि, ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, निराला जी की। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, गीत, नहुस आदि, ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की है। महादेवी वर्मा की बात करेंगे, महादेवी वर्मा जी की, तो निहार, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि, ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। आप दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी की बात कर लेंगे, हो जाएंगी आपकी उच्छ्वास, ज्योत्ना, पल्लव, स्वर्णधूलि, मीड़ा, युगांत, गुंजन जो कि अभी हम लोगों ने पूछा है, ग्रंथि, मेघनाथ वध, कविता संग्रह, ग्राम्या, मानसी, हार। अब उपन्यास की बात कर लेंगे दोस्तों। उपन्यास हो जाएंगे युगवाणी, स्वर्ण किरण, युगांतर, काला और बूढ़ा चांद, अतिमा, उत्तरा तथा लोकायतन, मुक्ति यज्ञ, अवगुंठित, युगपथ, सत्यकाम, शिल्पी, सुवर्ण, चिदम्बरा और पतझड़, रजत शिखर, तारापथ आदि, ये दोस्तों इनकी सुमित्रानंदन पंत जी के, याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट हैं आपकी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो दोस्तों सर्वनाम का भेद नहीं है, वो हो जाएगा आपका जातिवाचक जो कि सर्वनाम का भेद नहीं है, ये हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जातिवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, बल्कि ये दोस्तों संज्ञा का भेद है। ये जो जातिवाचक जो कि संज्ञा का भेद है, जातिवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि संज्ञा का भेद है। अब संज्ञा की बात करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, मतलब सर्वनाम की बात करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम आदि, ये दोस्तों आपके सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये दोस्तों सर्वनाम के भेद होते हैं। अब संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार जैसे कि व्यक्तिवाचक में आ जाओगे, इसकी परिभाषा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम पर बोध कराती हुई दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक जो भी आपसे पूछा गया था, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं को का पूरी जाति का बोध कराती हुई दोस्तों आपकी जातिवाचक कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए नदी, पर्वत, लड़की आदि। द्रव्यवाचक बात करें, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, वो दोस्तों आपका द्रव्यवाचक है। सोना, चांदी, पानी, ये दोस्तों होता है
समूहवाचक की बात करेंगे जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हुए दोस्तों समूहवाचक कहते हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा आदि। भाववाचक की बात करेंगे जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती हुआ दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए क्रोध, मिठास, यौवन आदि। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।